उठो, जल्दी से मेरे बेटे को फीड कराओ। वैसे भी तुम्हें दूध तो आ रहा होगा ना। मेरे बेटे का पेट भर जाएगा और तुम्हें भी अपने सीने से लगाने को एक बच्चा मिल जाएगा। प्रताप की इस बात पर नैना, जो अपने अंदर कितने ही गमों को दफनाकर इस वक्त उसकी सेज सजाकर बैठी थी, उसने एक बार अपनी पलकों को उठाकर प्रताप की ओर देखा, मगर खामोश रही। प्रताप अपने 1 महीने के बेटे दक्ष को सामने बिठाए 20 साल की खूबसूरत जवान नैना की गोद में डालता। उसके सीनों का आभार उसे ये यकीन दिला रहा था कि वो सिर्फ उसके बेटे की मां ही नहीं बन सकती, बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर उसकी भूख भी मिटा सकती है। नैना शायद प्रताप की मौजूदगी में झिझक रही थी। कहने लगी, प्रताप, मैं माफी चाहती हूँ। नैना की बात पर प्रताप हैरान हुआ और उसके सामने बैठकर कहने लगा, क्या मतलब? मेरा बेटा रो रोकर पागल हो चुका है, और तुम जानती हो ना इस शादी की वजह क्या है। इसलिए जल्दी से मेरे बेटे दक्ष को अपने सीने से लगाओ। मैं नहीं पिला सकती। लेकिन क्यों क्यों नहीं पिला सकती? नैना बहस करती कि प्रताप ने दक्ष को उसकी गोद में डाला और उसकी कमीज में हाथ डालते उसकी बिरा को ऊपर कर गया कि तभी प्रताप की नजर नैना के खूबसूरत दूधिया वजूद पर पड़ी। वो अपने बेटे की भूख को भूल गया और अब बेखुद होते हुए आज प्रताप ऑफिस से वापस आया था। वो दिल में सोचकर आया था कि वो अपनी माँ के साथ अपने दिल की बात शेयर करेगा और उन्हें बताएगा कि वो नैना से शादी करना चाहता है, क्योंकि प्रताप दिल ही दिल में नैना को पसंद करने लगा था। वो हर वक्त घर में उसके सामने मौजूद रहती, आसपास घूमती, उसकी बातों का ख्याल रखती। मगर शायद नैना के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, और वो प्रताप से 8 साल छोटी भी थी। मगर अब जब प्रताप के दिल की दुनिया बदल चुकी थी कि वो अपनी मोहब्बत को यूं नहीं जाने देगा। प्रताप ऑफिस से जब घर पहुंचा, सामने का माहौल देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। उसकी माँ की सहेली सरला जी अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके घर पर मौजूद थीं। सब लोग खुशियों में बिजी थे। जैसे ही नजर प्रताप पर पड़ी, सरला जी बोली, अरे प्रताप बेटा, आओ ना, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। इतने बिजी हो गए हो, अब तो हमें तुम्हारी शक्ल भी देखने के लिए तरसना पड़ता है। प्रताप ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, मगर साथ में बैठी हुई सौम्या के चेहरे की मुस्कुराहट किसी और ही बात की गवाही दे रही थी, क्योंकि प्रताप की माँ ने एक बार उसके सामने कहा था कि वो सोनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, जिस पर हमेशा ही प्रताप ने टालमटोल कर दिया था। मगर आज इस तरह पूरी फैमिली का एक साथ बैठना, इस कदर खुश होना उसे हजम नहीं हो रहा था। इतने में नैना सिंपल से हुलिये में गले में दुपट्टा डालकर सामने आई थी। आंटी जी, खाना लग गया है। अनीता जी थोड़े ठंडे रवैये की मालिक थीं और उनके दिल में हमेशा से ही अपनी सहेली की बेटी सौम्या को ही बहू बनाने की चाहत थी। नैना इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से काम करती थी। बस उस पर वक्त की मार ही कुछ ऐसी पड़ी थी कि वो इस घर में काम करने के लिए मजबूर थी। उसकी माँ की मौत हुई तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो नौकरी ढूंढने के लिए निकली, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी। यूं अकेली बेसहारा लड़की, ऊपर से उसके पास कोई काम भी नहीं था। यूं अनीता जी ने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया और उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई। खाना खाने के बीच प्रताप पर यह राज खुला कि आज उसका और सौम्या का रिश्ता पक्का हो चुका है, और बस खाने के बाद घर में ही एक छोटी सी मंगनी की रस्म की जाएगी और कुछ ही हफ्तों में सौम्या ब्याह कर उसके घर में भी आ जाएगी। प्रताप और उसके पापा मिलकर एक फैक्ट्री चलाते थे। वो अपने माँ बाप का इकलौता था और इसीलिए सरला जी दिल से चाहती थीं कि ये रिश्ता हो जाए। जैसे ही प्रताप को ये बात पता चली कि उसका और सौम्या का रिश्ता हो गया है, उसका खाना वहीं बीच में छूट गया, भूख मर गई। वो अपने कमरे में चला गया और इधर उधर चक्कर काटने लगा। मैं तो कुछ और ही सोचकर आया था, मगर नहीं जानता था कि आगे मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार होगा। उसने अपनी माँ को अपने कमरे में बुलाया। मामा, आपने किससे पूछकर मेरा रिश्ता तय कर दिया? सौम्या से क्यों तय कर दिया मेरा रिश्ता? वो हैरान हुई। क्या मतलब? पूछ के? तुम जानते भी हो कि तुम्हारी शादी सौम्या से ही होगी, और इस बात का जिक्र मैं बहुत बार घर पर कर भी चुकी हूँ, और कभी आज तक तुमने कोई ऐतराज नहीं उठाया, और आज तो रिश्ता भी हो गया है, फिर तुम कैसे ऐतराज कर सकते हो? बाहर आओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम घर पर ही कुछ लोगों की मौजूदगी में अंगूठी पहनाने की रस्म करेंगे, फिर शादी तो मैं अपने बेटे की बड़े ही धूमधाम से करूंगी। अनीता जी पास बैठी अपनी सारी प्लानिंग उसे बता रही थी, मगर उसकी सुई तो एक ही जगह पर अटकी हुई थी। मामा बस करें, कौन सी प्लानिंग लेकर बैठ गई हैं आप? मैं सौम्या से शादी नहीं करूंगा। मैं
अभी उसके शब्द मुंह में थे कि अनीता बेगम बोली, प्रताप, अपनी माँ की मेहनत का यूं सिला नहीं दे सकते तुम। कितनी मोहब्बत से, कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें पाला है, और आज आज क्या तुम अपनी माँ की खुशी के लिए ये भी नहीं कर सकते? बात ऐसी नहीं है मामा, आपका हर हुक्म मेरी जान से बढ़कर है, मगर ये शादी कुछ दिनों की बात नहीं है कि बाद में अपनी मर्जी से बदल लूंगा। ये पूरी जिंदगी का सवाल है, और मैं नहीं चाहता कि सौम्या की जिंदगी बर्बाद हो। अनीता जी चौंकी। क्या मतलब बर्बाद? बर्बाद कैसे होगी? तुम उसके पति होगे, सब कुछ उसे दोगे जिसका वो हक रखती है। मामा, आप समझती क्यों नहीं, मैं सौम्या से मोहब्बत नहीं करता। प्रताप की बात सुनकर अनीता जी कहने लगी, जब शादी हो जाएगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। प्रताप ने सीधा कह दिया, मम्मा बस करें, आप बस अपनी ही बात कह जा रही हैं। मैं सौम्या से नहीं बल्कि नैना से शादी करना चाहता हूँ। नैना का नाम सुनकर अनीता जी उठकर खड़ी हुई। प्रताप, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं या नहीं? एक तो वो तुमसे 8 साल छोटी है और हर वक्त डरी सहमी रहती है। उसका और तुम्हारा क्या जोड़ है? वो इस घर की नौकरानी। बस मामा, आप इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। वो नौकरानी नहीं है, बस उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे एक सहारा चाहिए जो हमने उसे दिया है, और वो बहुत ही खुददार लड़की है, इसीलिए हमारे घर में काम करके 2 वक्त की रोटी खाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। अनीता जी थोड़ी शांत हुई। लेकिन प्रताप बेटा, वो तुम्हारी जोड़ की नहीं है, वो एक डरी सहमी सी लड़की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सौम्या इस घर में आए। देखना, तुम एक दिन मेरे फैसले पर बहुत खुश होगे। मुझे नैना से कोई नफरत नहीं है, अच्छी बच्ची है, लेकिन तुम्हारी शादी सौम्या से होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो प्रताप को मौका दिए बगैर कमरे से निकल गई। 5 मिनट में नीचे आ जाना, जाते जाते उन्होंने कहा था, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की इज्जत खराब नहीं होने दोगे। आखिरी शब्द कहते हुए वो कमरे से निकल गई, और प्रताप सोचने लगा, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या करूँ। खैर, वो चेहरे पर कोई भी भाव लिए बगैर नीचे आया। सब लोग तैयार बैठे थे। सरला जी जल्दी से बोली, आओ आओ प्रताप बेटा, इधर आकर बैठो। उन्होंने उठकर सौम्या के बराबर में प्रताप को बिठाया। सौम्या के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, शायद वो दिल से चाहती थी उसे। दोनों के हाथ में अंगूठी थमाई गई और एक साथ अंगूठी पहनाने की रस्म हुई। नैना भी पास खड़ी थी। उसने जल्दी से मिठाई वाली प्लेट उठाई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। प्रताप ने सर से लेकर पैर तक नैना को देखा और दिल में सोचने लगा, कितनी पागल और मासूम हो तुम, मेरी मोहब्बत को महसूस भी नहीं कर पा रही। वो लगातार नैना को देख रहा था, और जब प्रताप की नजरों पर उसकी माँ की नजर गई तो उन्होंने उसे नजरों ही नजरों में वार्निंग दी। मंगनी हो चुकी थी। नैना जब प्रताप के आगे प्लेट लेकर आई तो प्रताप ने कुछ भी नहीं कहा, और फिर मोबाइल जेब से निकालकर फोन के बहाने वहां से उठकर चला गया। कितनी ही देर उसे यकीन करने में लग गया कि नैना अब उसकी नहीं हो सकती। नैना की उम्र भी अब 20 साल होने वाली थी, और प्रताप की मंगनी के बाद अब नैना की मासी उसे मजबूरन अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकी थी, लेकिन क्योंकि उनके पति को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन अब वो चाहती थी कि नैना की शादी हो जाए, वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। और फिर जल्द ही उन्होंने नैना के लिए एक रिश्ता भी पसंद कर लिया। लोग जाने पहचाने थे। प्रताप के पापा विजय के दोस्त का बेटा था और नाम था सौरभ। अनीता जी के कानों में ये बात भी डाल दी गई। सौरभ एक अच्छी जॉब करता था, पढ़ा लिखा था। अपनी तरफ से उन्होंने नैना के लिए अच्छा ही सोचा था। नैना के रिश्ता तय होने की खबर भी प्रताप के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, और सबसे बढ़कर उन दोनों की शादी की तारीख भी एक ही दिन रखी गई। वो दुल्हन बनी धीमे कदमों के साथ स्टेज की तरफ जा रही थी। प्रताप के बराबर में सौम्या दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि उसके सामने ही नैना सौरभ के साथ बैठी हुई थी। प्रताप की नजर एक पल के लिए नैना के वजूद से हट नहीं रही थी। वो खून के आंसू अंदर ही अंदर उतारता हुआ एक तकलीफ से गुजर रहा था। उसकी मोहब्बत उसकी नजरों के सामने स्टेज पर बैठे किसी और की हो रही थी। उस वक्त जैसे मोहब्बत को दिल के किसी कोने में वो दफन कर चुका था, और उसने चुपचाप सौम्या के साथ 7 फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। वो अपनी मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर चुका था। नैना विदा होकर घर से चली गई, और अनीता जी को इस बात की खुशी थी कि जब नैना यहाँ नहीं होगी तो प्रताप भी अपने रिश्ते को खूबसूरती से शुरू करेगा, वरना अगर नैना यहाँ होती तो शायद वो खुद को संभालने या रिश्ता स्वीकार करने में वक्त लगाता। सौम्या बहुत प्यारी लड़की थी। जैसे ही प्रताप अंदर आया तो वो खुद को ये
समझाकर आया था कि सौम्या के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। अगर उसकी किस्मत में नैना नहीं थी तो वो सौम्या को उसके हक से दूर नहीं रख सकता था, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसमें सौम्या की कोई गलती नहीं थी। वो आगे बढ़ा, जेब से एक डिबिया निकाली और सौम्या को कहने लगा, ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा, खुद पहना दीजिए। सौम्या ने कहा तो उसने अंगूठी निकालकर सौम्या की उंगली में डाल दी। सौम्या, मैंने आज से पहले कभी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचा। मुझे उस दिन अचानक ही पता चला कि हमारा रिश्ता हो गया है। इसलिए मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को लेकर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सौम्या कुछ पल के लिए खामोश रही और फिर आगे कहने लगी, प्रताप, कहीं आप किसी और से मोहब्बत तो नहीं करते? वो एकदम खामोश हो गया। वो सोच चुका था कि अपने और नैना के राज को किसी पर जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह शायद उसका इजहार मोहब्बत नैना की जिंदगी पर असर डालता। ऐसी बात नहीं है सौम्या। और सौम्या उसकी बात पर खुश हो गई। मैं तो आपसे बहुत पहले से मोहब्बत करती हूँ प्रताप, और आज तो आप मेरे हो चुके हैं। मेरे लिए ये वक्त किसी सपने से कम नहीं। प्रताप को कुछ हैरत हुई। सौम्या की आंखों की चमक उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी। उसने सौम्या के हाथों को थाम लिया। तभी उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा आया था। उसने जल्दी ही अपने सर को झटक कर नैना की यादों से पीछा छुड़ाया और आगे बढ़ते हुए सौम्या को अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे धीरे उसका दुपट्टा हटाकर साइड पर रखा, उसकी ज्वेलरी उतारी और साइड लैंप की रोशनी बंद करके उसके वजूद को हर पर्दे से आजाद कर दिया। जबकि सौम्या शर्म से सिमटी हुई उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। वो धीरे धीरे उसे सहलाता हुआ मदहोश कर रहा था। वो पूरी सच्चाई से सौम्या को उसके रिश्ते का हक देना चाहता था। उसने नैना को अपने दिल के किसी कोने में छुपाकर उसकी चाबी कहीं दूर फेंक दी थी। आंखें बंद करते हुए वो उसकी नरम धड़कनों पर झुककर उसे अपने होठों से छूने लगा। सौम्या मचलकर मदहोश सिसकियां भर रही थी। प्रताप कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल चुका था। प्रताप अपने रिश्ते की शुरुआत बहुत दिल से कर चुका था, मगर नैना की रात एक तड़प बन चुकी थी। वो अभी तक बेड पर बैठी सौरभ के आने का इंतजार कर रही थी। शादी के वक्त तो सौरभ के चेहरे पर इतनी खुशी थी जैसे वो शादी से बहुत खुश हो, मगर अब वो अंदर क्यों नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद सौरभ कमरे में दाखिल हुआ और अब तो 2 बजने वाले थे और नैना वहीं बेड पर टेक लगाए लगाए सो चुकी थी। वो कमरे में आया तो धम से बेड पर गिर पड़ा। उसकी हरकत पर नैना एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने सौरभ को देखा, उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो। सौरभ उठकर उसके सामने बैठा, कहने लगा, अपने पति का इंतजार नहीं कर सकी? तो वो एकदम से डर गई। सौरभ जिसे शादी से पहले था, अब सौरभ का उसमें 1% भी नजर नहीं आ रहा था। आपको मैंने बहुत देर तक इंतजार किया था, वो कांपते होठों के साथ हिम्मत करते हुए बोली। नैना भी बोल ही रही थी कि सौरभ अचानक जल्दी से उठकर बैठ गया और झपट कर उसका चेहरा पकड़कर इतनी जोर से दबाया कि नैना के चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ गए। तुम तो बड़ी सीधी सादी और गवार सी लग रही थी जब रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन यहाँ तो गज भर की जबान निकल आई तुम्हारी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, अब बड़े ड्रामे शुरू हो गए तुम्हारे। रोती हुई लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। रोना बंद करो। मैं जितने भी बजे कमरे में आऊं, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? शुक्र करो कि तुम्हारे पास आ गया हूं। अब उतारो ये सब कुछ, मुझे सुकून चाहिए तुमसे। नैना डर के मारे कांप रही थी। सौरभ उसे हर तरह से परेशान करने लगा। वो बेरहमी से उसके करीब आया था, उसका दुपट्टा खींचकर दूर किया और उसकी ज्वेलरी को भी बेदर्दी से उतारने लगा और उसके नाजुक वजूद को उसने बड़ी बेदर्दी से मसल कर रख दिया। उसे तकलीफ देकर वो मजे से सो गया था, जबकि बेचारी अनाथ नैना सारी रात कमरे के कोने में पड़ी सिसकती रही। उसकी नाजुकता को रौंदते हुए उसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। नैना, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुखों के साथ गुजारी थी, सोचती थी शादी के बाद शायद एक खुशहाल जिंदगी जी पाएगी। उसका पति उसका ख्याल रखेगा, उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। उसने देखा था कि शादी से पहले उसकी माँ किस कदर तकलीफें सहती थी। उसके पापा बहुत पहले उसकी माँ को छोड़ चुके थे। माँ को तलाक हुई तो अपने भाई के घर आ गई थी और भाभी को खुश रखने के लिए दिन रात उनकी गुलामी किया करती थी। आज नैना को लगा कि शायद उसकी माँ की तरह उसकी किस्मत भी फूट चुकी है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। सौरभ जैसा भी था, अब उसका पति था और नैना ने ठान लिया कि अब वो उसके साथ ही गुजारा करेगी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करेगी। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें, जैसी माँ थी
वैसी ही बेटी, पहले माँ को तलाक हुआ और अब बेटी भी तलाक लेकर आ गई। और वो तलाक लेकर जाती भी कहाँ, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं था। और इसीलिए उसने सोचा कि खामोश रहने में ही भलाई है। वो कम उम्र की थी, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। सुबह हुई तो नैना हल्का फुल्का सा तैयार होकर बाहर जाने लगी। तभी सौरभ की आंख खुल गई। उसने पीछे से आवाज लगाई, कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझे तो जगा देती। सौरभ की आवाज सुनकर नैना के कदम रुक गए। वो डर के मारे पीछे पलटी। सौरभ हंसने लगा, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं। अब सौरभ का रात का नशा उतर चुका था। उसने बेड से उठकर नैना को सर से पांव तक गौर से देखा। कहने लगा, क्या कमाल का हुस्न पाया है तुमने। पहली बार देखते ही तुम सीधा मेरे दिल में उतर गई थी। सौरभ की बातों पर नैना बस हैरत से उसके चेहरे को देखती रही। कल रात को जिस तरह जंगली जानवरों जैसा उसका बर्ताव देखा था, अब वही उतनी ही नरमी और मोहब्बत से उसे देख रहा था। सौरभ उसे अपनी बाहों में भरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया और आईने में दोनों को साथ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। सौरभ का ये रूप देखकर नैना को थोड़ा सुकून हुआ था। सौरभ एक अच्छे घर का लड़का था, काफी अमीर भी, लेकिन दिनों दिन वो गलत रास्तों पर चलने लगा था और शायद उसके घर वाले ये बात नहीं जानते थे। सौरभ उसे अपनी बाहों में लिए हुए कहने लगा, जानती हो मेरी शादी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि जल्दी ही मेरी शादी हो और फिर भगवान मुझे एक प्यारा सा बेटा दे। शादी के पहले दिन ही सौरभ के मुंह से बेटे की ख्वाहिश सुनकर नैना खामोशी से उसे देखने लगी। बाहर चलने को कहते हुए बोली, चले सौरभ, बाहर चलते हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चले चलते हैं। वो तभी उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसके बदन पर लगे परफ्यूम की खुशबू में डूबते हुए बोला था, मेरा तो अभी भी दिल नहीं कर रहा कि तुम कमरे से बाहर जाओ। वो उसकी नरम धड़कनों को बहुत जोर से मसल गया था कि नैना के होंठों से एक सिसकी निकल गई। दर्द इतना तेज उठा था कि आंखों में नमी उतर आई। प्लीज सौरभ, मुझे दर्द। अगले ही पल सौरभ ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों पर झुककर शिद्दत से उसके होंठों को वो बहकने लगा था। सौरभ की शरारतें बढ़ ही रही थी कि बाहर से उसकी बहन सुरभि ने आवाज दी, सौरभ भाई, नैना भाभी के घर वाले आ चुके हैं और मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। अपने घर वालों का सुनते ही नैना बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मासी इंतजार कर रही होंगी। सौरभ ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन देखो किसी से भी हमारी रात के बारे में कोई जिक्र मत करना, वरना याद रखना एक पल में ही तलाक देकर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। नैना के चेहरे पर जो कुछ पल के लिए खुशी आई थी वो उसी क्षण गायब हो गई। कहने लगी, ये आप क्या? लेकिन सौरभ ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए उसे खामोश कर दिया। रात को समझ नहीं आई थी मेरी बात, कि मेरे साथ सवाल जवाब नहीं। नैना की सांस गले में अटक गई और वो वहां से चली गई। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, जिसे उसकी मासी ने भी महसूस कर लिया। क्या बात है नैना, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? मासी ने पूछा। कुछ नहीं मासी, बस जल्दी जल्दी में तैयार हो रही थी, इसलिए चेहरे पर इस कदर बदहवासी है, कहकर वो मासी के गले लग गई और अपने गम को छुपाने लगी। कहीं न कहीं नंदिनी जी के दिल को खटका जरूर हुआ था, मगर फिलहाल उन्होंने कोई जिद नहीं की। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था तो सब लोग नाश्ता करने लगे। दोनों अपनी अपनी जिंदगियों का आगाज कर चुके थे, मगर ये नहीं जानते थे कि जो सफर उनकी जिंदगी में शुरू हुआ है उसकी मंजिल उन्हें एक साथ रहने पर मिलेगी या नहीं। शादी को कुछ समय गुजर चुका था। नैना, जो अब सौरभ जैसे साइको इंसान को बर्दाश्त करते करते कभी टूटने लगती थी, आज किसी बहाने अपनी मासी के पास रहने के लिए आई हुई थी। सौम्या प्रेग्नेंट थी। नैना शादी के बाद पहली बार यूं अपनी मासी के पास रहने आई थी। उसकी मासी का घर भी प्रताप के घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस 3 घर छोड़कर ही प्रताप का घर था। नंदिनी मासी के कहने पर नैना अनीता आंटी के घर भी गई थी। आखिर उसने वहां पूरे 5 साल गुजारे थे, इसलिए नंदिनी जी ने उसे घर पर ही रोक लिया था। शाम को जब प्रताप वापस आया, उस वक्त नैना अकेली लिविंग रूम में बैठी हुई थी, किसी ख्याल में गुम थी। प्रताप की नजर नैना पर पड़ी तो उसने अपना लैपटॉप वहीं एक तरफ रख दिया और नैना के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। शायद वो नैना के चेहरे का दर्द पढ़ना चाहता था। दिल ही दिल में सोचने लगा, नैना, क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो? एक बार बताओ तो सही। किसी की मौजूदगी का एहसास करते ही नैना उठकर सीधी हो गई। अरे प्रताप भाई, आप। हमेशा उसे भाई कहने पर प्रताप अपने होंठ भींच कर रह जाता था। कहने लगा, नैना तुम खुश तो हो ना?
वैसे तो तुम्हारे ससुर जी पापा के अच्छे दोस्त हैं, तो यकीनन सौरभ भी अच्छा होगा। नैना ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई और तुरंत बोली, जी प्रताप भाई, मैं बहुत खुश हूँ। प्रताप के लहजे में हमदर्दी झलक रही थी, जो यकीनन उसके अंदर भरी हुई थी। शादी के बाद से सौरभ कभी पल में छांव तो पल में धूप जैसा था। वो हमेशा अपनी मनमानी करता। नैना को उसने कभी इंसान समझा ही नहीं था। वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली आई और कमरे में आकर रोने लगी। प्रताप भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने ये करना सही नहीं समझा। सौम्या की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से खराब थी और वो अक्सर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी कमजोरी की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। इसी बीच नैना को भी खुशखबरी मिली कि वो मां बनने वाली है। नैना और सौम्या की प्रेगनेंसी में सिर्फ 1 महीने का अंतर था। आज नैना अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी तबीयत खराब सी थी, क्योंकि वो जानती थी डॉक्टर ने बताया था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है। ये बात नैना ने सौरभ से छुपा रखी थी। वो हर वक्त ये सोचकर परेशान रहती, कहीं सौरभ ने अगर बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी? क्या अपनी माँ की तरह वो भी तलाक का दाग अपने सर पर लगाएगी? इसी डर की वजह से उसकी तबीयत खराब रहती थी। वो हर समय अपने पेट पर हाथ रखते हुए भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करना भगवान जी, उसे मेरी तरह मत बनाना। तभी उसकी मासी की कॉल आई। नैना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स किया और मासी से बातें करने लगी। कैसी हो मासी? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ अपनी तबीयत का? दोनों बातें कर ही रहे थे और नंदिनी जी ने उससे बताया, सौम्या ने प्यारे से एक बेटे को जन्म दिया है। अभी कुछ देर पहले ही अस्पताल से फोन आया था अनीता जी का। सब लोग वहीं पर हैं। बेटे का सुनकर नैना खुश हो गई थी। मासी, प्रताप कितना खुशकिस्मत है ना कि भगवान ने उसे पहली औलाद बेटा दिया है। ये कैसी बातें कर रही हो नैना? नंदिनी जी बोली, बेटा हो या बेटी, पहली औलाद तो हर माँ बाप के लिए भगवान की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनमोल तोहफा होती है, और अब तो हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। नैना का हाथ अनजाने ही अपने पेट पर चला गया। सोचने लगी, सौम्या कितनी खुशकिस्मत है कि उसे पहली औलाद बेटा मिला। भगवान अगर मुझे भी बेटा दे दे तो शायद सौरभ मेरे साथ ठीक हो जाता। कुछ बातें करने के बाद उसने फोन रख दिया। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, नैना का डर बढ़ता जा रहा था। उधर सौम्या जब से बच्चे को जन्म दे चुकी थी, अब बीमार रहने लगी थी। उसके सिर के बाल भी झड़ने लगे थे, जिसे देखकर सबको हैरत हुई थी। प्रताप ऑफिस से घर वापस आया और बोला, मामा, मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है, सौम्या को वहां लेकर जाऊंगा। पता नहीं सौम्या ठीक क्यों नहीं हो रही। कितने डॉक्टर बदलकर भी देख चुका हूँ। सौम्या के कई सारे टेस्ट किए गए थे, पर रिपोर्ट्स में कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। फिर भी उसकी हालत ये बता रही थी कि अंदर कहीं कोई बीमारी उसे धीरे धीरे खोखला कर रही है। और फिर अगले ही दिन प्रताप ने सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचकर उसके कई टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स लेने के लिए 2 घंटे बाद आना। गाड़ी में बैठी सौम्या धीरे से बोली, प्रताप, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। कोई चीज है जो मुझे अंदर से नोच रही है। वो बड़े हौसले से बात कर रही थी, पर आंखों में आंसू थे। प्रताप ने उसका हाथ थामकर कहा, ऐसी बातें मत करो सौम्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने तसल्ली देते हुए कहा, अपने बेटे के बारे में सोचो, हमने उसके लिए कितने सपने देखे हैं। प्रताप की बातों के बावजूद सौम्या के दिल में किसी गलत चीज का एहसास बना हुआ था। घर आते ही प्रताप ने अपने बेटे दक्ष को गोद में उठाकर प्यार से चूमा। बाप बेटे का ये प्यार देखकर सौम्या भी हल्के से मुस्कुरा दी। दक्ष अभी सिर्फ 15 दिन का हुआ था। सब लोग लॉन्ज में बैठे थे कि तभी फोन बजा। सौरभ के घर वालों की कॉल थी। अनीता जी ने तुरंत फोन उठाया। नैना की सास बोली, हम नैना की मासी को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। हमें आपको ये बताना था कि हम नैना को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ कर गया था, इसीलिए इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। ये सुनकर अनीता जी बुरी तरह परेशान हो गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी कामवाली रानी को नंदिनी जी के पास भेजा। नंदिनी जी भागती हुई आई थी। अनीता जी ने उन्हें सब कुछ बताया तो वो बुरी तरह घबरा गई। अनीता जी ने कहा, परेशान मत हो नंदिनी, हमें अस्पताल जाना है। प्रताप बेटा, जल्दी से गाड़ी निकालो, हम अभी चलते हैं। नंदिनी जी, अनीता जी और प्रताप जल्दी से अस्पताल के लिए रवाना हो गए।
ये लोग जब तक हॉस्पिटल पहुंचे, नैना का ऑपरेशन हो चुका था। उसने एक बेटी को जन्म दिया था जो पैदाइशी तौर पर बीमार थी। नन्ही सी बच्ची का सांस उखड़ रहा था और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे दोनों की जान बचाने में। प्रताप परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रहा था, मगर सौरभ के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वो बड़े ही मजे से मोबाइल में बिजी था, जैसे वो बच्ची उसकी औलाद ही ना हो। उसके सारे जज्बात तो बेटे के लिए सजे थे। बेटी को वो गोद में लेने की सोच भी नहीं रहा था। तभी डॉक्टर आई। प्रताप ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर कैसी है नैना? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, बदकिस्मती से उनका ब्लड प्रेशर इतना गिर गया था कि हम दोनों में से सिर्फ किसी एक की ही जान बचा पाए। हम उनकी बेटी को नहीं बचा सके। नैना अभी भी होश में नहीं है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। नंदिनी जी की तो जैसे टांगों से जान निकल गई। वो वहीं बेंच पर बैठ गईं और नैना के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगीं। सौरभ सामने बैठा था। प्रताप उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, चिंता मत करो सौरभ, सब ठीक हो जाएगा। जबकि सौरभ बड़े ही गुस्से और नफरत से बोला, चलो अच्छा हुआ मर गई। एक बेटा तो दे न सकी, तो अब मैं क्या करूंगा इस औरत का? ऐसी औरत को अपने साथ ले जाओ, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं। तलाक के कागज मैं जल्दी ही तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। सौरभ की बात सुनकर तो प्रताप का खून खौल उठा। गहरी सांस लेकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा या बेटी पैदा करना किसी के बस का काम नहीं। भगवान ने जो दिया वही सही है। शायद तुम्हें बेटी ही इसीलिए दी गई कि तुम उससे कुछ सीखो, पर तुम्हारा रवैया तो जानवरों जैसा है। तुम क्या उसे तलाक दोगे? हम खुद तुम्हें तलाक का नोटिस भेजेंगे। प्रताप ने एक अंदर तक गहरा दुख उतर आया था। उसे अचानक समझ में आया कि नैना क्यों उदास रहती थी, कितना टॉर्चर सहा होगा उसने। सौरभ की माँ हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, पर प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत गंदे लोग हो तुम। हमें तुम लोगों को पहचानने में गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। सौरभ ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं से क्या हो गया है। आपका बेटा ऐसा ही था, हमें ही पहचानने में गलती हो गई। जबकि नैना की मासी हिचकियों के साथ रो रही थी। उनकी बहन भी इतनी ही बदनसीब थी। नैना की पैदाइश पर उनकी बहन के पति ने उसे तलाक दे दिया था। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। बहन के दुख में तिल तिल कर जीती रही और अब उसकी औलाद को भी अपने सीने से नहीं लगा सकी। दूसरों के दर पर पड़ी रहती थी और शादी के बाद भी उसे सुकून नसीब नहीं हुआ। मरने के बाद मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी, यही सोचते हुए वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। तभी प्रताप ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, आंटी जी बिल्कुल भी उदास मत होइए। आप तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपकी बेटी ऐसे इंसान से आजाद हो गई। उसे इससे भी बेहतर जीवन साथी मिलेगा। मैं खुद ढूंढूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं नैना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो उसे जिंदगी की सारी खुशियां देगा। आप परेशान मत होइए। सब लोग नैना की सेहत के लिए दुआएं मांग रहे थे, जबकि सौरभ अपनी मां को लेकर वहां से जा चुका था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि नैना को होश आ गया है। प्रताप और नंदिनी जी कमरे के अंदर गए तो नैना खाली खाली नजरों से छत को घूर रही थी। मासी, सौरभ ने कुछ कहा तो नहीं ना बेटी की पैदाइश पर? जबकि नंदिनी चौंक गई। क्या मतलब? तुम्हारे बस में तो नहीं है ना बेटा या बेटी पैदा करना? नहीं मासी, उन्हें बेटा चाहिए था और ये बात मुझे शादी के दिन ही कही थी उन्होंने। उसने रोते हुए कहा। कहाँ है वो? प्रताप, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे कहूंगी कि इस बार बेटी हुई तो क्या हुआ, अगली बार भगवान ने चाहा तो वो हमें बेटा दे देगा। जबकि प्रताप वहीं स्टूल पर बैठ गया और बोला, नैना तुम बहुत मजबूत लड़की हो, तुम्हें कोई भी मुसीबत तोड़ नहीं सकती। नैना ने हैरानी से पूछा, प्रताप आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सौरभ कहाँ है? मेरी सास कहाँ है? प्रताप ने उसे शांत करते हुए कहा, फिलहाल तुम कुछ मत पूछो नैना, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन तक तुम्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। नैना ने धीमे स्वर में पूछा, मेरी बेटी कैसी है? प्रताप ने उसी वक्त नंदिनी जी की तरफ देखा और खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि उसकी हालत अभी खराब थी। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस उसे सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। 2-3 दिन बाद मिल लेना उसे। नंदिनी जी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। 3 दिन बाद जब नैना को डिस्चार्ज मिला तो वो उसे लेकर घर आ गए, मगर नैना की बेचैनी और सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। उधर सौम्या की तबीयत भी अचानक से इतनी खराब हुई कि उसे एकदम से खून की उल्टी आई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि उससे ब्लड कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। ये बात प्रताप ने सौम्या से छुपा ली, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। उसे अपने बेटे का मासूम सा चेहरा देखकर एक गहरी चोट लगी थी। वो हर तरह से सौम्या का ख्याल रख रहा था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसके लिए बात कर रहा था
और एक दिन तो सौम्या को खून की बहुत बड़ी उल्टी आई और वो बेहोश हो गई। सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए। जब नंदिनी जी के पति को पता चला कि नैना के पति सौरभ ने उसे घर से निकाल दिया है और तलाक देने की सोच रहा है, तो वो गुस्से से भड़क उठे। हमने इस लड़की का ठेका नहीं ले रखा, मेरे खुद के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, मैं एक और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर नंदिनी जी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी है तो जैसे पहले रहती थी वैसे रहे, मेरे घर में नहीं रह सकती। सूरज जी की कठोर आवाज सुनकर नंदिनी जी कहने लगी, प्लीज सूरज जी धीरे बात करें, वो सुन लेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अनीता जी से विनती की कि कुछ दिन नैना को अपने साथ रख लें, वो थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसे हालात के बारे में बता दिया जाएगा, उसके बाद वो कहीं नौकरी करके अपना गुजारा कर लेगी। नंदिनी जी पति के गुस्से से परेशान थी और उन्होंने अनीता जी से बात की थी तो अनीता जी फौरन मान गई। वो एक नरम दिल की औरत थी, उन्हें नैना से कोई बैर नहीं था, उन्हें तो उस मासूम बच्ची पर तरस आता था, इसीलिए उन्होंने उसे अपने घर पर रख लिया। उधर सौम्या की बिगड़ती हालत सबको परेशान कर रही थी। प्रताप तुरंत उसे अस्पताल लेकर आया। अनीता जी भी प्रताप और सौम्या के साथ अस्पताल जा रही थी। रास्ते में ही सौम्या बेहोश हो चुकी थी, उसे अस्पताल में जाते ही एडमिट कर लिया गया। और आज प्रताप ने अपने माँ बाप को सच बता दिया कि कुछ दिन पहले नैना की जो रिपोर्ट कराई थी उसमें नैना को कैंसर बताया गया है, और वो भी आखिरी स्टेज का। उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है और शायद ये उसका आखिरी वक्त चल रहा है। ये सुनकर अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी और अस्पताल की बेंच पर ही बैठ गईं। सौम्या के माँ बाप भी आ चुके थे, वे भी रोते हुए कहने लगे, मेरी बेटी की खुशियों को नजर लग गई प्रताप। जानते हो, तुमसे शादी करने के बाद सौम्या हर वक्त खुश रहती थी, वो इतनी खुश थी तुम्हें पाकर कि बयान नहीं कर सकती। और फिर भगवान ने जब तुम दोनों को बेटा दिया तब तो वो और भी ज्यादा खुश हो गई थी। सौम्या ने तो समझा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है, मगर कौन जानता था जिंदगी पूरी तो उसकी हो चुकी थी। अब उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया था। उसकी माँ एकदम पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और जमीन पर गिरकर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी की जो कंडीशन है उसमें अब इलाज का कोई फायदा नहीं, आप लोग उनसे मिल लीजिए, बाकी जो भगवान की मर्जी। सब लोग उस सौम्या के कमरे में गए। सौम्या प्रताप की तरफ देख रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रताप आगे बढ़ा और सौम्या का हाथ थामकर बोला, सौम्या तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, क्या पता भगवान हमारी सुन ले, कोई चमत्कार कर दे। जबकि सौम्या रोते हुए मुस्कुराई, प्रताप मेरी आपसे एक विनती है, दक्ष को मेरी कमी महसूस मत होने देना, आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। इस एक साल में आपने जिस कदर मुझे खुशियां दी हैं, इन्हीं खुशियों ने मेरी मौत के पल को आसान कर दिया है। सौम्या की बातें सबके दिलों को चीर रही थीं। बातें करते करते सौम्या की सांसें टूटने लगीं। सब लोग बेबस खड़े थे, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर भी जवाब देकर जा चुके थे। अचानक सौम्या की सांसें तेज हुईं और हांफते हुए उसने सांस लेना शुरू किया। प्रताप ने सौम्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सौम्या तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे हर अधूरेपन को पूरा किया और आज तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। हमारा दक्ष जब तुम्हारे बारे में बड़ा होकर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। प्रताप फूट फूट कर रो पड़ा। सबकी आंखों के सामने सौम्या इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। प्रताप उसे हिलाते हुए बार बार पुकार रहा था, सौम्या सौम्या आंखें खोलो। सौम्या की माँ तो बेहोश होने के करीब थी। मौत का ये सदमा पूरे घर को तोड़कर बिखेर चुका था। सौम्या की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। दक्ष के रोने की आवाज सबके दिलों को एक गहरे दर्द से भर रही थी। प्रताप की जिंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। दक्ष माँ की गोद के लिए तड़प रहा था। धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे। तभी नैना कहने लगी, मम्मी अभी तक मेरी बेटी सही नहीं हुई है क्या? कितना टाइम लगेगा? और आप सब कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 8 दिन कहते रहते हैं। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, कहीं आप लोग मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? और सौरभ ने तो मुझसे कोई भी बात नहीं की है। नैना की बात सुनकर नंदिनी जी और अनीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सब कुछ ही एक साथ बिखर गया था। दोनों की शादी एक साथ हुई थी, दोनों के घर भी एक साथ उजड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये भगवान की तरफ से कैसी बड़ी आजमाइश दी गई है। जब नैना ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो प्रताप, जो दक्ष को गोद में लिए बैठा था, तुरंत बोला, आंटी जी
हमें लगता है नैना को अब सच्चाई बता देनी चाहिए। हम उसे और ज्यादा धोखे में नहीं रख सकते। प्रताप की बात सुनकर नैना के अंदर जैसे कयामत का शोर मच गया था। उसने घबराते हुए कहा, प्रताप, कौन सी हकीकत? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तो अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा। कहाँ है वो? आप लोग तो कह रहे थे 3 दिन में ठीक हो जाएगी। नंदिनी जी ने नैना को गले से लगा लिया और बोली, नैना, हिम्मत से काम लो। भगवान जो भी करता है उसमें कुछ न कुछ भलाई छुपी होती है। तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी माँ से अलग नहीं निकली। जब तुम हॉस्पिटल में थी तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था। डॉक्टर के लिए ये तय करना मुश्किल था कि माँ की जान बचाई जाए या फिर बच्चे की। इसीलिए दोनों में से एक को ही बचा पाए। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी मगर तुम्हारी बेटी बच नहीं पाई। और ये सुनकर नैना फटी फटी निगाहों से कभी प्रताप को देखती तो कभी अपनी मासी की तरफ। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मेरे दिल में उम्मीद की किरण क्यों जगाई आप लोगों ने? नंदिनी जी ने उसे समझाया, नैना, हिम्मत से काम लो। वो भगवान की अमानत थी। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। और सौरभ के बारे में भी सुन लो। उस इंसान ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी और तुम फिर भी चुपचाप सहती रही। वो कहकर गया है कि वो तुम्हें तलाक भिजवा देगा। ये सुनते ही नैना जमीन पर गिरते हुए सोफे पर ढेर हो गई और रोते हुए बोली, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया मासी, सब कुछ। क्या मैं भी अपनी माँ की तरह ऐसे ही तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारूंगी? नंदिनी जी अफसोस से नैना को देखती रह गई। उनके बस में कुछ भी नहीं था। काश उनके पति